हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा +2 पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है, उसमें हम जो आपातकाल 25 जून 1975 उस आपातकाल के जो कारण क्या थे, उस आपातकाल के जो परिणाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके इंदिरा गांधी ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को जो है वो बढ़ाया और जो आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है या आपातकाल के दौरान किए गए जो अत्याचार जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे और जो विपक्षी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कैसे उन्होंने अपना एक गठबंधन बना करके एक जनता पार्टी का निर्माण किया और पहली बार भारत में विपक्षी जो एकता है उस विपक्षी एकता का जो उन एक होने का उनके कारण क्या थे और कैसे जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, यानी कि कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे और वो कौन से कारण थे कि जिसमें जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हुई और उसके बाद जो है वो क्या परिवर्तन आए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विशेषकर हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति का जो 1917 का जो दौर है, जो उस समय की जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1970 का और उसके बाद का जो भारतीय राजनीति में जो तो वो दौर है इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है उसके बारे में, साथ के साथ एक प्रकार से विपक्षी दलों का एक होना और जो 5th जनरल इलेक्शन था उस 5th जनरल इलेक्शन में गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया और उसी समय यानी कि ये जो दौर था वो महंगाई का, जैसे मानसून अच्छा न होना, अपनी फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना, उसी समय जो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो तेल उत्पादक दो देश है, कैसे उन्होंने अपने तेल के उत्पादन को कम करके और जो ऑयल डिप्लोमेसी हम उसको कह सकते हैं, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और जो आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1970 का जो दौर है भारतीय राजनीति में या उस समय का जो घटनाक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो चर्चा है या जो टॉपिक है वो है जो आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है, यानी कि आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है, यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविंस का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कि आपातकाल के क्या कारण थे, ऐसी क्या मजबूरी थी इंदिरा गांधी की कि उसने 25 जून 1975 को आर्टिकल 352 के तहत देश के अंदर जो है वो इमरजेंसी थोप दी थी। उसके कारण क्या थे? पहले सबसे पहला जो कारण है वो हम देखते हैं कि 1971 यानी कि जो 5th जनरल जो इलेक्शन होता है उस 5th जनरल इलेक्शन के बाद जो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था ताकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गरीबों के लिए वो जन कल्याणकारी जो नीतियां लेकर के आ रही थी उस बेस के ऊपर, जैसे भूमि सुधार को लेकर के जो उसने कानून बनाया था या उसने जो एक प्रकार से प्रिवी पर्स जो है उस राजा महाराजाओं का जो पेंशन जो भारत सरकार देती थी, जो आधे बजट के ऊपर उसका भार पड़ता था, उस प्रिवी पर्स को हटाना या बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, उस समय हम ये देखते हैं कि ये वो दौर था कि जब इंदिरा गांधी जो है वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो
मेजोरिटी में नहीं थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बहुमत हासिल करके लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी लेकर के और वो उन प्रावधानों को लागू करना चाहती थी। तो उसने गरीबों के जो वोट थे, किसान मजदूर जो भी थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर एक आकर्षित किया उन वोटों को और गरीबी हटाओ का नारा दिया। यानी कि ये वो दौर था। एक तो हमारा जो है उसी समय सत्ता में तो आई इंदिरा गांधी, उसकी लोकप्रियता थी, उसी समय भारत पाक जो है वो युद्ध हुआ। आपको पता है कि उस युद्ध में इंदिरा गांधी ने जो अपनी शांति सेना भेज करके और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराया और पाकिस्तान का उसने विभाजन कर डाला। तो वो जो भारत पाक जो युद्ध था, उस युद्ध में हम ये देखते हैं कि हमारी जो एक प्रकार से अपने देश के अंदर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है या आर्थिक संकट जो है वो पैदा हो गया, यानी अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इससे धक्का पहुंचा, आघात लगा इससे। तो ये भी एक कारण था कि वो जन कल्याणकारी जो नीतियां थी उनके ऊपर वो ज़्यादा बड़े फैसले नहीं ले पाई और देश के अंदर व्याप्त गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी या एक प्रकार से हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार, वो उसके खिलाफ जो है वो जनता में एक असंतोष का भाव पैदा हुआ। तो उसी समय मानसून अच्छा न होना, अपनी फूड ग्रेन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। यानी कि जितनी भी सरकार के सामने कोई एक समस्या नहीं थी, बाकी बहुत सी समस्याएं जो हैं वो पैदा हो गई। मानसून अच्छा न होने की वजह से फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसी समय ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि वे देश जो तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, उन देशों का एक संगठन है और उन देशों ने वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट करने के लिए तेल का उत्पादन जो है वो कम कर दिया। उसको बोलते हैं ऑयल डिप्लोमेसी, यानी कि तेल कूटनीति के नाम से जाना जाता है। तो उस समय कच्चे तेल की जो कीमतें जो थी वो बढ़ गई। ये भी एक कारण था कि जनता के अंदर एक असंतोष का भाव जो है वो पैदा हो गया, क्योंकि 1971 का जो 5th जनरल जो इलेक्शन था, उस 5th जनरल इलेक्शन में जनता ने ये आभास किया, महसूस किया कि भी हमारे साथ छल किया गया है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो गरीबी हटाओ के नारे से सत्ता में आई थी। और उसी समय हमारे जो अपोजिशन उस समय जो जयप्रकाश नारायण जो हैं, उन्होंने ये कहा भी था कि भी भारतीय मतदाताओं को मूर्ख बनाया गया है या उनके साथ छल हुआ है या उनके साथ एक प्रकार से धोखा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि जनता में एक प्रकार से सरकार की जो नीतियां जो थी उनके खिलाफ एक गुस्सा था, क्योंकि सरकार जो है वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है वो कार्य नहीं कर पा रही थी। भारत पाक युद्ध हुआ, मानसून अच्छा न होना, फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाना, फिर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी या एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता ने ये महसूस किया कि भी सरकार ने हमारे साथ एक प्रकार से छल किया है या धोखा किया है। और उसी समय का जो दौर है, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मतलब बढ़ता हुआ जो जन आक्रोश है या जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसकी वजह से जनता में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक आक्रोश था। दूसरा जो कारण था, यानी कि क्यों मजबूर हुई इंदिरा गांधी, जो उसकी सबसे बड़ी एक राजनीतिक भूल थी और बाद में उसने जनता से माफी भी मांगी है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इमरजेंसी को थोप दिया है। तो दूसरा क्या कारण था? दूसरा कारण हम देखते हैं कि उसी समय गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, ये जो गुजरात नवनिर्माण जो आंदोलन था, ये आंदोलन स्टार्ट में एक सोशल रिफॉर्मिस्ट था ये, लेकिन बाद में इस आंदोलन ने
बाद में इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप जो है वो धारण कर लिया। तो गुजरात नवनिर्माण जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत जो है अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू होती है, क्योंकि वो उस हॉस्टल में पढ़ने वाले जो छात्र थे उन छात्रों का जो मेस चार्ज है वो 20% बढ़ा दिया सरकार ने। तो वो जो बढ़ा हुआ जो मेस चार्ज था उसके खिलाफ उस इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक स्ट्राइक की थी, एक हड़ताल की थी, और धीरे धीरे अहमदाबाद से शुरू होकर के ये जो हड़ताल थी, इस हड़ताल को जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय अपने देश के अंदर, जैसे भारतीय जनसंघ है या जैसे भारतीय दल है या समाजवादी पार्टी है, उन पार्टियों ने इसको काफी सपोर्ट किया। क्योंकि ये जो गुजरात नवनिर्माण जो आंदोलन चला था, पहले तो ये बढ़े हुए मेस चार्ज को वापस करवाने के यानी कि एक सोशल रिफॉर्मिस्ट था, लेकिन बाद में इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया, क्योंकि उस समय गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। तो उसके खिलाफ जो एक आंदोलन चला और देखते देखते ये पूरे बिहार, पूरे के पूरे गुजरात में फैल गया, क्योंकि पॉलिटिकल जो विपक्ष पार्टी थी उनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनको सपोर्ट कर रही थी। तो उस समय यानी कि गुजरात की जो जनता जो थी, वो गुजरात की जनता जो है वो कांग्रेस सरकार यानी कि जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे विट्ठल भाई पटेल, अब इन्होंने डिमांड शुरू की और पूरे के पूरे हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर एक प्रकार से अव्यवस्था फैल गई थी। इतना ज्यादा उस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया था और ये जो राजनीतिक जो नेता थे ये इसको एक राष्ट्र व्यापी एक आंदोलन का रूप देना चाहते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने का प्रयास किया गया। तो उस समय देखो कांग्रेस की जो सरकार के जो मुख्यमंत्री थे विट्ठल भाई पटेल, वो विट्ठल भाई पटेल को जो है इस्तीफा देना पड़ा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात के अंदर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया। अब यहां जो है जो विपक्षी जो दल थे, जैसे भारतीय क्रांति दल है, जनसंघ है या समाजवादी पार्टी, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये राज्य में चुनाव जल्दी से जल्दी राज्य में चुनाव करवाना चाहती थी, ताकि जो जनता की जो एक प्रकार से कांग्रेस विरोधी नीतियों के खिलाफ का जो मूड बना हुआ है या उसका जो एक प्रकार से हमको सपोर्ट मिला है, ताकि उसका वो मूड, उनका जो दृष्टिकोण है या कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन विरोधी एक प्रकार से जो भावनाएं हैं उनका हमें लाभ मिल सके। तो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गुजरात के अंदर जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहती थी, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। विट्ठल भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर उस समय जो है जो लीड कर रहे थे इसको, हालांकि स्टार्ट में तो ये स्टूडेंट्स का था, लेकिन बाद में जब राजनीतिक रूप ने धारण कर लिया, तो अब यहां क्या होता है कि उस समय मोरारजी देसाई, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि 1969 के अंदर कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बटी थी, और वो जो दो गुट थे वो थी कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रूलिंग कांग्रेस। तो रूलिंग कांग्रेस में थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर थे वो थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो है उन्होंने डिमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य में जल्द से जल्द चुनाव नहीं करवाए तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले। मोरारजी देसाई जो है वो अपने कथन, अपने वचन, अपने सिद्धांतों के लिए काफी अडिग नेता जो है वो जाने गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस राज्य में जल्द से जल्द चुनाव नहीं करवाएगी तो वो अनिश्चितकालीन जो है वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। अब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि राज्य में जल्द से जल्द चुनाव करवाए गए, और वो चुनाव के जो परिणाम थे वो परिणाम कांग्रेस के खिलाफ गए
और सेंटर में बैठी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, बहुत बड़ा उसके लिए नुकसान था कि उसकी प्रतिष्ठा जो है इंदिरा गांधी की वो दांव पर लगी हुई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे जो है वो पूरे राष्ट्र के अंदर जो है एक कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन जो चल रहा था, या जनता का एक प्रकार से उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो गुस्सा था, उस प्रकार हम देख सकते हैं कि गुजरात नवनिर्माण आंदोलन ने इसको और ज्यादा जो है इस आंदोलन को उग्र किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ। अब जो तीसरा जो टॉपिक है हमारा कि क्या कारण थे कि देश के अंदर जो है वो इमरजेंसी प्रोविंस जो है वो थोप दिए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा। तीसरा है बिहार आंदोलन। बिहार आंदोलन, ये जो बिहार आंदोलन जो है हम देखते हैं कि 1972 के बाद यानी 1972 के बाद जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये समाजवादी विचारों के लीडर थे और इनके बहुत से शिष्य जो हैं बाद में जाकर के उन्होंने वो बड़े सार्वजनिक पदों के ऊपर पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव है, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार, ऐसे बहुत से लीडर हैं जो उन दोनों नेताओं की ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनकी उपज है। तो ऐसे जो है बिहार आंदोलन यानी कि जयप्रकाश नारायण, उनकी संगठन शक्ति, उनके भाषण और उनके जो वक्तव्य जो थे, या उनका एक प्रकार से डेमोक्रेटिक जो माइंड था, वो भी अपने सिद्धांतों, अपने असूलों के लिए काफी प्रसिद्ध थे और उनकी संगठन क्षमता जो है वो बेहद अनुपम थी एक प्रकार से मोरारजी इसकी जयप्रकाश नारायण की। और भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनको जेपी के नाम से जाना जाता है। तो या जेपी मूवमेंट या जेपी आंदोलन, यही एक ऐसा व्यक्ति था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ उस समय अकेला जो है वो खड़ा हुआ था और बाद में पीछे जो है उसके कारवा जो है वो चलता गया। यानी कि अकेला व्यक्ति था जिसने इंदिरा गांधी की एक प्रकार से जो तानाशाही थी या उसका जो रवैया था, उसका दृष्टिकोण था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर मूवमेंट, एक आंदोलन उसने खड़ा कर दिया। तो बिहार आंदोलन को जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1972 के बाद से जो है वो सार्वजनिक जो उनकी जिंदगी थी, जो लाइफ थी, वो उसे हो गए थे और एकांत में व्यतीत इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बिहार के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो बिहार आंदोलन जो शुरू किया, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो जयप्रकाश नारायण जी से मिले और आग्रह किया कि भी आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें, आप इस आंदोलन को लीड करें। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने एक बार तो मना कर दिया उनको, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की या उनसे आग्रह किया तो उन्होंने 2 शर्तें रखी थी जयप्रकाश नारायण ने कि भी एक तो जो ये आंदोलन होगा वो आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से होगा। जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भारत में शुरू करके और एक बहुत बड़े विदेशी साम्राज्य से इस देश को मुक्ति दिलाई थी, तो उनका महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में विश्वास था कि भी एक तो ये आंदोलन जो है वो अहिंसात्मक होगा और दूसरा ये था कि भी इस आंदोलन को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसको एक राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन वो रूप इसको धारण किया जाएगा। तो दोनों शर्तों को जो है उन स्टूडेंट्स ने, उन विद्यार्थियों ने इसको मान लिया और जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन यानी कि समग्र क्रांति का नारा देकर के और इसने इस आंदोलन को स्टार्ट किया। उनका मानना था कि भी अपने देश के अंदर सामाजिक एक परिवर्तन भी हो, आर्थिक परिवर्तन भी हो और राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो। तो टोटल रिवॉल्यूशन का उन्होंने नारा दिया और ये कहा कि हमें जब तक जो है वो प्रयास करना चाहिए जब तक हम उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उसने जयप्रकाश नारायण के आने के बाद इस आंदोलन को बल मिला। और आपको पता है जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को यानी 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में सबसे बड़ी जो है वो भीड़ एकत्रित हुई थी और उस भीड़ को उन्होंने संबोधित किया। कम से कम बताते हैं कि उस समय 5 लाख लोग जो है रामलीला मैदान में शामिल हुए थे। और वो जो बढ़ती हुई जो जन विरोधी कांग्रेस के खिलाफ जो चली गई थी वो बात,
कि कांग्रेस को भी लगने लगा था या इंदिरा गांधी को भी लगने लगा था, देश की जनता का मूड है, उसका जो एक प्रकार से जो उसका दृष्टिकोण है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। और उस रैली से तो और ज्यादा कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे वो ज्यादा भयभीत हो गए। और उसी रात को पुणे 12 के आसपास जो है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद को मैसेज करके इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी जो है वो थोप दी और रात को ही मोरारजी देसाई को अरेस्ट कर लिया जाता है, सॉरी जेपी जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये था बिहार आंदोलन, ये भी एक कारण था जिसने आपातकाल की जो है, आपातकाल की जो भूमिका है, आपातकाल का जो बैकग्राउंड है वो तैयार किया था। चौथा कारण है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला यानी कि 1971 में जो 5th जो जनरल इलेक्शन थे, उस 5th जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने अपनी लोकसभा की जो सदस्यता जो है या लोकसभा का जो चुनाव है वो रायबरेली उत्तर प्रदेश से चुनाव उसने जीता था। उसके खिलाफ जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो थे राजनारायण। तो 1971 के अंदर जो रायबरेली जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो उस परिणाम में राजनारायण की हार हो गई। लेकिन राजनारायण जो हैं वो उस चुनाव की जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मतदान का जो तरीका जो था या उसके अंदर जो जाली वोट डाले गए या सरकारी दबाव डाला गया या सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया था, तो वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वैध था वो। तो उसके खिलाफ जो है उस खिलाफ या उस जीत के उसके खिलाफ जो है राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी और उसका फैसला जो है वो 1974 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भी इंदिरा गांधी जो है जो रायबरेली चुनाव में उसने जीत हासिल की है, वो जीत जो है उसने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है या सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है। और उसने ये का जब ये फैसला आया तो इसका मतलब ये था कि भी अब इंदिरा गांधी जो है वो लोकसभा सांसद नहीं रही, लोकसभा सांसद नहीं रहे तो वो देश की प्रधानमंत्री भी थी। और ये जो है इंदिरा गांधी के लिए काफी उसने उस फैसले ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस थे उस समय जगमोहन सिंह उसका जो फैसला जो था को आघात लगा, क्योंकि एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अवैध तरीके से यदि चुनाव में गलत चीजों का वो इस्तेमाल करके या प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस जो होती हैं जैसे जाली वोट या मतदाताओं को डराना धमकाना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, अवैध तरीके से वो जीत के गई। और देश की प्राइम मिनिस्टर है, छोटी पोस्ट नहीं होती देश के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो होती है वो छोटी। तो इंदिरा के लिए ये काफी जो है ये फैसला आघात देने वाला था या पहले से तो जनता में था। और एक दूसरी विरोधी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया और डिमांड की कि इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उस फैसले के खिलाफ जो है इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंदिरा गांधी सांसद रहेगी, प्रधानमंत्री पद पर भी रहेगी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता है वो लोकसभा की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वो मतदान में अनुपस्थित रहेगी या उसको संबोधित नहीं कर सकती। तो इसकी वो जो उसके लिए काफी जो है नुकसानदायक था। और उसी फैसले से शुद्ध होकर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग और मेंटेनेंस और एक्ट के तहत, या हम ये कह सकते हैं यदि आर्टिकल 352 का इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करता है जब देश के अंदर कोई अन्य देश अपने देश पर अटैक कर दे या अपने देश के अंदर आंतरिक जो है जो गड़बड़ है उसके
दौरान राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी कारण थे जिसने आपातकाल की पृष्ठभूमि को तैयार किया, और समय समय के ऊपर जो सरकार और न्यायपालिका के फैसलों के बीच जो एक तनाव था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और फिर विपक्षी दलों के द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करना और एक बहुत बड़ा जो जन आक्रोश था, उससे भयभीत होकर के इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी थोप दी। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उस आपातकाल की जो उसके परिणाम थे वो क्या थे। धन्यवाद।